बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट ABST, लेसन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिया था। इस क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि एक कंपनी का संयुक्त उत्तोलक और परिचालन उत्तोलक क्रमशः 2.5 एवं 1.25 हो तो वित्तीय उत्तोलक एवं लाभ मात्रा अनुपात की गणना कीजिए। यदि प्रति सप्ताहांश लाभांश 2 रुपये है, वार्षिक देय ब्याज 1 लाख रुपये है और कुल स्थिर लागतें 0.50 लाख है और तथा बिक्री 10 लाख रुपये दी हुई हो। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे अपन। डिग्री ऑफ कमांड लिवरेज 2.5 अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें दिया हुआ है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज 1.25, DFL निकालना है, PV रेशो निकालना है अपन को, मतलब कैलकुलेट करना है अपन को। ठीक है, DPS आपको 2 रुपये प्रति सप्ताहांश दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपको 1 लाख रुपये दिया हुआ है और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 0.5 लाख। 0.5 लाख को अमाउंट के रूप में लाख में कैसे अमाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 0.5 को 1 लाख से गुणा कर देंगे तो 50,000 आ जाएगा। मतलब 0.5 लाख को अमाउंट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो 0.5 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50,000 आ गया। मतलब 0.5 लाख मतलब 50,000। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है, मतलब दी हुई है ये सूचना। इसके आधार पर अपन को DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और PV रेशो निकालना है। तो DCL डिग्री ऑफ कमांड लिवरेज बराबर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज गुणा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। DCL आपको दिया हुआ है 2.5, DOL आपको 1.25 दिया हुआ है, DFL नहीं दिया हुआ है, इसको अपन को कैलकुलेट करना है। तो 2.5 आ गया, ये मल्टीप्लाई में है 1.25 तो ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा। और DFL आ गया। कोई भी संख्या गुणा में होती है ना तो फिर वो भाग में चली जाती है दूसरी साइड में। तो 2.5 में 1.25 का भाग देंगे तो 2 आ गया DFL, यानी अपना DFL जो इसने पूछा था वो 2 आ गया। ठीक है, अब अपन से पूछा है PV रेशो। तो PV रेशो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स गुणा 100। C का मतलब कंट्रीब्यूशन और S का मतलब सेल्स गुणा 100। तो देखिए अपना चलिए आगे नेक्स्ट। PV रेशो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स गुणा 100। सेल्स अपन को दी हुई है। ठीक है, सेल्स क्वेश्चन में दी हुई है, मैं बोर्ड पर लिखना भूल गया। सेल्स क्वेश्चन में दी हुई है 10 लाख रुपए। ठीक है, अपन अलग से लिख देते हैं यहाँ पर सेल्स। ठीक है, सेल्स दी हुई है अपन को 10 लाख रुपए, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। तो सेल्स अपनी क्वेश्चन में दी हुई है 10 लाख गुणा 100। कुल मिलाकर यहाँ पर PV रेशो के कैलकुलेट करने के लिए, PV रेशो की गणना करने के लिए अपन को कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। तो कंट्रीब्यूशन किस तरह से आ सकता है, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं कंट्रीब्यूशन बटा EBIT। इस सूत्र को अपन चेंज कर सकते हैं, या मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज यानी DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन आ गया। EBIT को मैंने चेंज कर दिया, EBIT को मैंने कर दिया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। मतलब यहाँ देखिए सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दे तो EBIT। तो EBIT को कैसे लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट घटाते हैं जब EBIT आती है। तो EBIT को कैसे लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, वो भी EBIT है। तो EBIT को मैंने चेंज करके लिख दिया कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट।
चलिए आगे, DOL अपने पास में कितना है दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.25, तो DOL अपना 1.25 आ गया। कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन आ गया दोनों जगह ऊपर और नीचे। और फिक्स कॉस्ट अपनी दी हुई है 50,000, ठीक है। नेक्स्ट 1.25 को अपन को मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हैं, 1.25 को इससे मल्टीप्लाई करना है और C को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1.25 को C माइनस 50,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.25 आ गया। इसको मैंने कोष्टक में ले लिया और बराबर C ले लिया मैंने। आगे देखो 1.25 C से मल्टीप्लाई हो गया तो 1.25 C आ गया, और 1.25 50,000 से मल्टीप्लाई हो गया तो 62,500 आ गया, ठीक है। यहाँ मान लीजिए किसी नेटवर्किंग प्रॉब्लम या और किसी रीज़न से आपको थोड़ा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस बोर्ड की जो फ़ोटो है, मैं ये जो प्ले स्टोर से आपने ये जो कॉलेज का ऐप डाउनलोड किया है उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक वीडियो और दूसरा होता है PDF। तो PDF वाले में इस बोर्ड की कंप्लीट फ़ोटो मिलेगी आपको, इन क्वेश्चंस के जो आंसर है उनकी फ़ोटो हमेशा क्वेश्चन की मिलती रहेगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। यानी पहले वीडियो देखने से पहले वहाँ से आप अपनी नोटबुक में उतार भी सकते हैं। वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, और जो इसकी फ़ोटो में भेज रहा हूँ उसको आप एक नोटबुक में उतार लें, उसके बाद में आप वीडियो देखें। तो कोई चीज़ मान लो नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है या स्पष्ट क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो आप अपने नोटबुक से देख सकते हैं, ठीक है। तो 1.25 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 C आ गया। 1.25 को 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 62,500, माइनस का माइनस बराबर C। अब जगह नहीं है नीचे, इसलिए मैंने इसको साइड में यहाँ पर कर दिया है। कंटिन्यू आगे, तो 1.25 C माइनस 62,500 बराबर C। तो मैंने क्या किया, जो 1.25 C है इसको तो यहीं रख लिया, और इस C को मैंने इधर लिया है, तो ये C प्लस में थी, इस साइड आएगी तो माइनस में हो जाएगी, और 62,500 इधर माइनस में थे, तो 62,500 को मैंने उस साइड भेज दिया, राइट मतलब बराबर के निशान के उस साइड भेज दिया मैंने, तो वो प्लस में हो गया। यानी C प्लस में थी, इधर आ गई तो माइनस में हो गई, और 62,500 इस साइड माइनस में थे, उस साइड भेज दिया तो मैंने वो प्लस में हो गए। तो 1.25 C माइनस पक्षांतरण जिसे कहते हैं, पक्षांतरण करना, 1.25 C माइनस C बराबर 62,500। 1.25 C में से C घटाएंगे, C का मतलब 1C, केवल C लिखा हुआ है, इसका मतलब 1C। तो 1.25 C में से C अपन लेस करेंगे तो 0.25 C बच गया, ये 62,500। अब 0.25 C मतलब 0.25 मल्टीप्लाई में है, इसलिए भाग में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो 62,500 0.25 का यदि भाग देंगे तो कंट्रीब्यूशन अपन आ गया 2,50,000। ये 2,50,000 कंट्रीब्यूशन अपन यहाँ लिख देंगे, क्योंकि सेल्स तो अपन को पहले ही मालूम थी 10 लाख थी, गुणा 100 अपन को पता था, कंट्रीब्यूशन नहीं था पता। DOL का फॉर्मूला लगा के इसकी मदद से और अपन ने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया 2,50,000। 2,50,000 अपना कंट्रीब्यूशन आ गया, तो 2,50,000 भाग 10 लाख गुणा 100, ये 25% अपना PV रेशो आ गया। इस तरह से अपन को इसने एक तो DFL पूछा था, तो DFL तो 2 आ गया, और PV रेशो पूछा था वो आ गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 अपना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 को एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कि उसमें क्या क्या चीज़ें उसने दे रखी है। गामा लिमिटेड की नीचे दी गई सूचना पर विचार कीजिए। EBIT 15,750 लाख है, मतलब ये रुपये नहीं है क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ RS इन लाख। EBT 7,000 लाख, और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट 1,575 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर, मतलब परसेंटेज चेंज इन EPS निकालना है, कोमा इफ सेल्स इंक्रीज बाय 5%, मतलब सेल्स में 5% यदि चेंजिंग हो तो EPS में कितना % चेंजिंग होगी, ये अपन को निकालना है।
ये मेन टॉपिक में बोर्ड पर भी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 17 में EBIT 15,750 लाख दिया हुआ है, EBT 7,000 लाख दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट 1575 लाख दिए हुए हैं और परसेंटेज चेंज इन सेल्स 5% दिया हुआ है। परसेंटेज चेंज इन EPS अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलिए इसको अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का सूत्र क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बटा EBIT। अब आप ये मत सोचो मैंने DOL का सूत्र क्यों लगा दिया, सोचना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में डायरेक्ट कुछ भी नहीं है कि ऐसा कौन सा सूत्र अपना लगाएं, तीन ही तो सूत्र है, एक तो ऑपरेटिंग लिवरेज, एक फाइनेंशियल लिवरेज और एक कंबाइंड लिवरेज। तो तीनों में से आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी सूत्र की सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अपन को DCL चाहिए, है ना। तो DCL क्यों चाहिए, क्योंकि DCL के फॉर्मूले में ही परसेंटेज चेंज इन EPS आ रहा है और उसमें ही परसेंटेज चेंज इन सेल्स आ रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स तो आपको 5% दिया हुआ है और परसेंटेज चेंज इन EPS निकालना है ना। परसेंटेज चेंज इन EPS निकालना है आपको, तो ये तो दिया हुआ है 5%, ये निकालना है। तो ये DCL मालूम चल जाए तो ये अपने आप ही निकल जाएगा, क्या, परसेंटेज चेंज इन EPS। तो DCL निकालना अपन को। तो DCL निकालने के लिए अपन को ऑपरेटिंग लिवरेज की जरूरत पड़ेगी और फाइनेंशियल लिवरेज की जरूरत पड़ेगी। तो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज जब अपना दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे तो अपने आप ही डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए तो अपन ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज क्यों निकाल रहे हैं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकालते ही परसेंटेज चेंज इन सेल्स अपने पास में है और परसेंटेज चेंज इन EPS ऑटोमेटिक निकल जाएगा, क्योंकि तीन चीज़ें सूत्र में है, तीन में से दो मालूम है तो तीसरी अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए DOL और DFL निकाल रहे हैं। तो DOL का सूत्र है कंट्रीब्यूशन बटा EBIT। अब अपने पास में इस पूरी इंफॉर्मेशन में कहीं पर भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अपन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कंट्रीब्यूशन की जगह ऐसी चीज़ रखनी पड़ेगी जो अपने यहाँ से अवेलेबल है। तो EBIT का तो EBIT रह जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, EBIT अपने पास में 15,750 लाख। अब क्या करें, ऐसा क्या करें कि कंट्रीब्यूशन की जगह कोई दूसरी चीज़ अपन लिख दे और उसका मतलब भी कंट्रीब्यूशन ही हो, ठीक है ना। तो देखिए EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट लिखा है मैंने, तो आप यहाँ देखिए कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है, तो कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट कटाते तो EBIT आता है। तो मैं कहता हूँ कि EBIT में यदि प्लस कर दे फिक्स कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का मतलब लिखा है EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। चलिए तो EBIT 15,750, फिक्स कॉस्ट अपन को दी हुई है 1575 और EBIT 15,750, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17,325 भाग 15,750। तो 17,325 में 15,750 का भाग देंगे तो 1.1 आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया। चलिए DFL EBIT बटा EBT, तो EBIT 15,750 आपको दिया हुआ है, EBT आपको 7,000 दिया हुआ है। 15,750 में 7,000 का यदि भाग देंगे तो 2.25 यानी 2.25 आपका DFL आ गया। तो DOL 1.1, DFL 2.25, तो DCL का फॉर्मूला हो गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज गुणा DFL। तो DOL 1.1 और DFL आ गया 2.25, इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.475 अपना DCL आ गया। अब DCL का फॉर्मूला मैं वह लगा रहा हूँ जिसमें दो लेवल हो, क्योंकि उसमें ही परसेंटेज चेंज इन सेल्स या परसेंटेज चेंज इन EPS आएगा, ठीक है ना। तो DCL अपना आ चुका है 2.475, परसेंटेज चेंज इन EPS निकालना है और परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपको क्वेश्चन में पहले से 5% दिया हुआ है, वो रख दिया मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वर्ज गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2.475 को 5% से गुणा करेंगे और एक को परसेंटेज चेंज इन EPS से गुणा करेंगे तो परसेंटेज चेंज
इन EPS ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो 2.475 को 5% मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.375% आ जाएगी परसेंटेज चेंज इन EPS। और यही अपन से पूछ रहा है, तो पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन में फिर अपन को ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि अपन किस किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से फॉर्मूले की मदद से अपन कर सकते हैं। जैसे मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर परसेंटेज चेंज इन EPS और परसेंटेज चेंज इन सेल्स आ रहा हो, तो वह है जो दो लेवल वाला जो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज है उसमें ऐसा है। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स अपने पास में 5% है, DCL अपन कैसे भी निकाल लें तो परसेंटेज चेंज इन EPS निकल सकता है। तो DCL निकालने के लिए फिर अपने दिमाग में विचार आएगा कि DCL निकालने के लिए तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर अपन ये सोचेंगे कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। फिर अपन ने प्रयास किया कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का सूत्र होता है कंट्रीब्यूशन बटा EBIT। अब अपने पास में यहाँ पर EBIT तो है लेकिन अपने पास में कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर अपन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या कंट्रीब्यूशन की जगह दूसरी चीज़, और उसका मतलब कंट्रीब्यूशन ही रह जाएगा। तो अपन ने जैसे यहाँ देखा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट EBIT, तो ऐसा क्या लिखे कंट्रीब्यूशन की जगह ताकि अपनी इंफॉर्मेशन भी फिल हो जाए और कंट्रीब्यूशन की जगह वो चीज़ मतलब कंट्रीब्यूशन के लेवल की चीज़ अपन वहाँ पर रख दें। तो कंट्रीब्यूशन की जगह अपन को रखना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन आता कैसे है, कैसे आता है, या तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते जब आएगा, या फिर EBIT में से फिक्स कॉस्ट घटा दे तो कंट्रीब्यूशन EBIT में फिक्स कॉस्ट जोड़ दे तो अपने पास में कंट्रीब्यूशन आ सकता है। मतलब कंट्रीब्यूशन आने के दो तरीके हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दे तो कंट्रीब्यूशन आ सकता है और EBIT में फिक्स कॉस्ट प्लस कर दे तो कंट्रीब्यूशन आ सकता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो EBIT आता है, तो EBIT में फिक्स कॉस्ट जोड़ दे तो कंट्रीब्यूशन आ सकता है। इस तरह से आपको खुद ही क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, क्योंकि सीधा क्वेश्चन सीधे डाटा या सीधी इन्फॉर्मेशन या सीधे आंकड़े आपको नहीं दिए हुए हैं, थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा। और यदि आप ऐसे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप ही आपके रूटीन में आ जाएंगे। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चनों की आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन नहीं है, इनमें कुछ आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर और किस तरह से लगाना है, और कई चीज़ें अपन को चेंज भी करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आ रहा है, अब कंट्रीब्यूशन अपने पास में इन्फॉर्मेशन में नहीं है तो इस जगह क्या लिख सकते हैं, तो अपन सोच रहे हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब न अपने पास में सेल्स है न वेरिएबल कॉस्ट है, तो अभी ये परेशानी है। तो अपन ये सोच सकते हैं भाई EBIT में प्लस कर दे फिक्स कॉस्ट तो अपने पास में कंट्रीब्यूशन आ सकता है। तो इस तरह से आपको कुछ एक्स्ट्रा करते भी इसको कर सकते हैं, मतलब सीधा सीधी इन्फॉर्मेशन आपको, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उसमें आपको सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी नहीं, थोड़ा सा आपको अलग सोच विचार करके ही उस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके प्रैक्टिस से आएगी। इसी क्वेश्चन को आप 4-5 बार कीजिए और दिमाग लगाइए कि किस तरह से कौन सा फॉर्मूला रखूं, कहाँ पर क्या चेंजिंग करें, तब जाकर अपना डाटा फिल हो सकता है और अपन आगे उस सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप साथ में एग्जाम्पल्स भी कर रहे होंगे, और बिल्कुल निश्चित रूप से करना है, तभी आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।